नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज लखनऊ में एक अहम पहल देखने को मिली। राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह और आलोक ने दीप प्रज्वलन कर साथ किया और रबी की सीजन की तैयारियों को लेकर किसानों को दिशा दिखाई। लखनऊ की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस रबी उत्पादकता गोष्ठी में सैकड़ों किसान एकत्र हुए। कार्यक्रम स्थल पर प्रिय प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और उपकरणों की जानकारी दी गई। गोष्ठी का उद्घाटन कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलोक ने किया। उन्होंने बताया कि इस गोष्ठी का उद्देश्य रबी फसल की तैयारियों से पहले किसानों की समस्याओं को पहचानना और समाधान देना है। की गई है और रबी गोष्ठी के माध्यम से बहुत सारे किसान पूरे प्रदेश के और बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पर किसानों को, जिन्होंने फसल के बारे में और हर विषय के किसान के बारे में बताने का काम किया है। और सारे विभागों को, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे उद्यान हो, चाहे और कोई विभाग हो, सारे जो किसान से रिलेटेड विभाग हैं, उन्होंने अपने अपने विभाग की विस्तार से किसानों की जो फैसिलिटी देते हैं, किसानों को जो देते हैं, उनके बारे में विस्तार से उन लोगों ने बताया। आज हम लोग रबी गोष्ठी के माध्यम से किसानों को हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो सरकार की और सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसान की आय को दुगनी चौगनी करने का हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे साथ प्रमुख सचिव कृषि हैं, हमारे गौ रक्षा के अध्यक्ष हैं, ये सारे हम लोग जो हैं कि किसान को कैसे बेहतर सुविधाएं दी जाएं, किसान को समय पे खाद मिले, किसान को समय पे बीज मिले, किसान को समय पे मशीनरी मिले, ये सारी चीज़ों की हम लोग आज गोष्ठी के माध्यम से सारी व्यवस्था करते हैं और किसानों को कोई दिक्कत ना आए, इसके बारे में ये गोष्ठी के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। और जो उनकी किसानों की जो समस्याएं हैं उसको सुनने का काम करते हैं और उसी आधार पे हम आगे और भी योजना बनाने का काम करते हैं। सर, इन लोगों को पुरस्कारित भी किया है आपने, सम्मानित? देखिए, हर फील्ड में, चाहे वो किसान जो है अच्छी खेती के बारे में हो, चाहे अपना बीमा जिन्होंने बीमा करा रखा है उनके वो हो, चाहे मशीनरी के हो, हर किसान अलग अलग जो किसान फसल को करते हैं उनको हम लोग उनको सम्मानित करते हैं कि और भी किसान उससे प्रेरित होकर उसे आगे बढ़ने का काम करें। ठीक। उत्पादन को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, आप उत्पादन की जहां तक मैं आपको बताऊं, 2017 से पहले क्या उत्पादन था, आज 2017 से और 2025 तक हमने जस्ट उत्पादन को दुगना करने का काम किया है। तो उत्पादन को हमें समय पर हम किसानों को खाद देने का काम करते हैं, हम किसानों को अच्छे बीज देने का काम करते हैं और अच्छी उनको मार्केटिंग भी देने का काम करते हैं, इसलिए कि किसान को किसी दिक्कत ना आए। इसलिए इसकी एवरेज भी, क्योंकि हम अच्छे बीज लाना चाहते हैं, मैंने अभी कहा आपसे कि हम वो बीज लाना चाहते हैं जिसके किसान की एवरेज बढ़े, किसान को लाभ हो, किसान को उसकी इनकम मिले। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये गोष्ठी के माध्यम से करते हैं। देश की रक्षा तैयारियों को और अधिक संगठित और एकीकृत करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राजधानी में आयोजित एक त्रिसेवा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच एकीकृत संचालन और लेखा प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तीनों सेनाओं के पास भले ही मजबूत अनुभवभाजने लेखा तंत्र हो, लेकिन आज के जटिल रक्षा अभियानों के लिए अब एक एकीकृत दृष्टिकोण जरूरी हो गया है। उन्होंने खास तौर पर साइबर युद्ध और सूचना हमलों जैसे उभरते खतरों का जिक्र किया और कहा कि इनसे निपटने के लिए मानकीकृत संचालन प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि
मन की कारण की किसी भी सेवा की विशिष्ट पहचान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत और लचीले ढांचे के सफल कार्यान्वयन के लिए हर संभव सहयोग करेगा। हमारी सेनाओं ने वर्षों के अनुभव से अपने अपने इंस्पेक्शन और ऑडिट सिस्टम डेवलप किए हैं। पीस टाइम की डे टू डे प्रिपेयर्डनेस से लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान सीखे गए कठिन सबक तक ये सिस्टम समय के साथ डेवलप हुए हैं। लेकिन आज के इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के युग में ये जरूरी हो जाता है कि ये सिस्टम्स एक दूसरे से सीमलेसली जुड़े रहें। और यह बिल्कुल सामान्य सी बात है कि यदि हमारे इंस्पेक्शन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग अलग रहेंगे तो मुश्किल समय में स्वाभाविक रूप से कंफ्यूजन पैदा होगी। दूसरी ओर ऐसी स्थिति में डिसीजन मेकिंग धीमी हो जाएगी। एक छोटी टेक्निकल गलती भी मैं समझता हूं कास्केडिंग इफेक्ट पैदा कर सकती है। लेकिन जब स्टैंडर्ड्स अलाइंड होंगे, जब इंस्पेक्शन और ऑडिट रिपोर्ट्स सभी सर्विसेज द्वारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगी तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन भी स्मूथ होगा और हमारे सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। साथियों, इसके अलावा आजकल हमारे सामने एक नया खतरा साइबर अटैक्स और इंफॉर्मेशन वारफेयर का भी है। इन चैलेंजेस के संदर्भ में भी एक बड़ी जरूरी बात उभर कर सामने आई है। अगर हमारी सेनाओं के साइबर डिफेंस सिस्टम अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट करेंगे तो उनके बीच एक गैप क्रिएट होगा ही। फिर उस गैप को एक्सप्लॉइट कर पाना हमारे एडवर्सरीज के लिए या किसी भी हैकर के लिए पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हमें साइबर और इंफॉर्मेशन वारफेयर के स्टैंडर्ड्स भी यूनिफाई करने ही होंगे। साथियों, मैं यहां एक महत्वपूर्ण बात को साफ करना चाहता हूं कि जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारी हर सर्विस की अपनी यूनिकनेस ही खत्म हो जाएगी। हमारी तीनों सर्विसेज की अपनी ताकत, अपनी विशिष्टता और एक अपनी कार्यशैली है। हमारी तीनों सेनाएं अलग अलग सिचुएशंस में काम भी करती हैं और इसी वजह से उनके सामने आने वाली चैलेंजेस भी स्वाभाविक है कि वो अलग अलग होती हैं। हम सेम प्रोसीजर और हर सर्विस पर हम थोप नहीं सकते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात किसी आर्मी डिटैचमेंट के सामने जो चैलेंजेज होंगे वह डिजर्ट में काम कर रहे किसी एयरफोर्स स्क्वाड्रन की चुनौतियों से पूरी तरह से अलग होंगे। एक तरफ एक्सट्रीम कोल्ड की सिचुएशन है तो दूसरी तरफ एक्सट्रीम हीट की सिचुएशन है। अब अगर हम ये कहें कि हर जगह एक जैसे प्रोसीजर्स अपनाए जाएं तो यह न केवल इम्प्रैक्टिकल होगा बल्कि हमारी फोर्सेस की क्षमताओं को भी यह सीमित कर देगा। इसलिए हमारा गोल यह होना चाहिए कि हम एक शेयर्ड बेसलाइन तैयार करें, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें जो इंटर ऑपरेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट को मजबूत करे, ताकि जब अलग अलग सर्विसेज एक साथ काम करें तो हर कोई यह भरोसा रख सके कि उनकी प्रोसेसेस और कार्यशैली में तालमेल है। और यह शेयर्ड बेसलाइन कैसे बनेगा, इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आप सभी अफसर्स बैठकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इतना कह सकता हूं रक्षा मंत्री होने के नाते कि रक्षा मंत्रालय से जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी हर तरीके से मिनिस्ट्री आपके साथ कोऑपरेट करेगी। इस दिशा में आगे बढ़ना मैं मानता हूं कि यह समय की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप तीनों ही सेनाओं, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और डीजीसीए के बड़े अधिकारी इस ओर प्रयास कर ही रहे होंगे और आगे भी इसे तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में संचालित कुछ मदरसों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार का कहना है कि ऐसे कोई भी मदरसे अब
नहीं चलेंगे, जिनकी मानसा सनातन, जैन, बौद्ध और सिख बच्चों के धर्मांतरण की हो। बसपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस संबंध में तीखा बयान देते हुए कहा है कि ऐसे मदरसों में अब तले लगा दिए जाएंगे और जो मुल्ला मौलवी इसके पीछे पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी धार्मिक एजेंडे के तहत बच्चों का धर्मांतरण करने की मांसा रखने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा। सरकार की सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। मानव अधिकार आयोग को भी इन मदरसों के खिलाफ शिकायतों की मिली है और आयोग ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही बसपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने यहां इन घटनाओं को लेकर तीखा हमला बोला और चेतावनी दी है कि जो भी मौलवी इसके पीछे है इन्हें कानून का सख्त सामना करना पड़ेगा। ये ही कांग्रेस का वो संगठन सृजन कार्यक्रम है। कांग्रेस में मूल रूप से इसी तरह संगठन का सृजन होता है। बैठक होती है, झगड़े होते हैं, मंच टूटता है, एक दूसरे को मंच से नीचे फेंकते हैं, कुर्ते पजामा फटते हैं और जितनी बैठकों में ज्यादा अच्छी लड़ाई होगी कांग्रेस उतनी मजबूत दिखाई देती है। इसलिए उनका संगठन सृजन अभियान की अब अगर सच पूछो तो शुरुआत हो गई है। जिस तरह अरुण यादव जी बोले हैं, एक वो कमलेश्वर पटेल बोले हैं, दिग्विजय सिंह जी के बारे में इंदौर के जिला अध्यक्ष जी बोले हैं और जहां जहां जो अब धीरे धीरे है ना, ये संगठन सृजन कांग्रेस का जो मूल मंत्र अब शुरू हुआ है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। दिग्विजय सिंह इंदौर पढ़ाया जा रहा है। देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना ये न्याय उचित नहीं है और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थितियां और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी को डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। अब जमीन पे काम जीतू पटवारी जी को जब पता चलेगा, जब वो सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, वो सड़क पे प्रदर्शन जब होगा वो टूट फूट करेंगे तो पुलिस प्रशासन उनको रोकेगी और व्यवस्था करेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम चल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का सारा काम जमीन पर चलता है जीतू पटवारी जी, कांग्रेस जमीन पर नहीं चल रही, उसकी फजीयत आप देख रहे हो। हाँ, निश्चित रूप से ये तो वहां के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि दिग्विजय सिंह आते हैं, बिना बुलाए आते हैं, बुरे बुरे गीत गाते हैं, हिंदू मुस्लिम तनाव करते हैं, कांग्रेस को की फजीयत होती है। क्या विषय चल रहा है, क्या सब्जेक्ट चल रहा है, दिग्विजय सिंह को तो बस केवल ये समझ में आना चाहिए कि सनातन का विरोध करने का कौन सा तरीका हो सकता है। जो भी तरीका हो सकता है, दिग्विजय सिंह वो तरीका छोड़ते नहीं है, उस तरीका को अपनाने के लिए तैयार है, चाहे वो तरीका पाकिस्तान दे, चाहे वो तरीका कोई दूसरा देश दे, चाहे ISI के एजेंट दे। दिग्विजय सिंह उन तरीकों के आधार पर सनातन का विरोध करने के लिए तैयार है और अब दिग्विजय सिंह जी की फजीयत किसी और ने नहीं कराई बल्कि कांग्रेस इंदौर के जिला अध्यक्ष ने ही की है। मैं उनको बधाई देता हूं। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहूंगा, जो खेती किसानी करते हैं, जो अपनी फसल मंडियों में या जहां खरीद केंद्र है वहां बेचते हैं, उन फसलों के बेचने के बाद जो भावांतर का रेट है उनको मिलता है कि नहीं? अगर मिलता है तो थोड़ी सी नवरात्रि में इतनी ईमानदारी रखें कि मध्य प्रदेश सरकार का जो भावांतर का लाभ मिल रहा है उसको बताएं। एक एक किसान को एक एक क्विंटल पर 500-500, 700-700 रुपए का भावांतर का लाभ दे रही है। ये हमारी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और ये मोदी जी की कृषि नीति है कि किसानों का कल्याण कैसे हो सके और किसानों के फसल का उचित दाम कैसे मिल सके। इस पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार वचनबद्ध है और निरंतर काम कर रही है। लद्दाख को लेकर जारी तनाव और आंदोलन के बीच कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने आज सरकार की नीतियों पर साफ और भावुक प्रतिक्रिया दी है। गीतांजलि ने कहा है कि लद्दाख जैसी शांतिप्रिय
जगह को जिस तरह से गलत रूप में पेश किया जा रहा है वह दुखद और चिंताजनक है। मंगलवार को गीतांजलि जे अंगमो ने कहा है कि लद्दाख के लोग देशभक्त और शांतिप्रिय है। सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को उन्होंने अनुचित बताया और कहा कि यह फैसला पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश है। गीतांजलि ने सोनम वांगचुक की भूमिका को भी रेखांकित करते हुए कहा कि वह सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो लोगों की परवाह करते हैं, इसलिए लद्दाख की जनता उनका सम्मान करती है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। अभी लेह में कर्फ्यू का 6वां दिन है। मैं अभी बाहर निकला था कुछ विजुअल्स के लिए। स्थिति वैसी ही है, हालांकि कल कुछ रिलैक्सेशन कुछ घंटों का कर्फ्यू में मिला था। आप भी लेह में मौजूद हैं। कैसा है लेह का माहौल अभी? हम अगर तमाम लोगों को बताना चाहें कि लेह में अभी क्या चल रहा है तो आप इसको कैसे बताएंगे? लेह में जो भी पिछले 6 दिनों में विशेषकर और उससे पहले 4 सालों में चल रहा है वो बहुत ही एक सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेह के लोगों से ज्यादा कोई इतना शांति प्रिय, पेट्रियोटिक, नेशनलिस्ट नहीं है। ये गवाह है हिस्ट्री कि चाहे वो कारगिल का वॉर हो और उसके पहले लद्दाख स्काउट्स हो या एक कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट को जो भारत से प्यार है और जो देशभक्ति है वो मतलब सराहनीय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे रीजन में कर्फ्यू लगाना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी कंडेम इट। सेकेंडली, इस कर्फ्यू का ये कॉज बताना कि यूथ ने प्रोटेस्ट किया, ये सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कंडेम, बिकॉज यूथ उस दिन शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर सीआरपीएफ ने टीयर गैस नहीं चलाई होती तो ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा था, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने हमसे लीव मांग के वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और पिछले 5 सालों में और 10 सालों में जब से ये 6th शेड्यूल स्पेशली चल रहा है, ये हमने देखा है कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो भी अनशन हुए हैं, जो भी पदयात्राएं हुई हैं, वो एब्सोल्युटली गांधीयन तरीके से, एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए हुई हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक युवा पीढ़ी के इंस्पिरेशन भी हैं। उनको लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं प्यार करते या इज्जत करते क्योंकि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो ह्यूमैनिटेरियन हैं टू स्टार्ट विद। उनको लोगों के दर्द का पता होता है। उन्होंने अपना करियर, जो कि वो फॉरेन में जाके भी रह सकते थे, बचपन में ही उसको इंजीनियरिंग से कन्वर्ट करके एजुकेशन में वो आए क्योंकि उनको युवा पीढ़ी की दर्द थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ग्रास रूट लेवल में एजुकेशन पे काम करने में बिताई। जिस इंसान का लाइफ का मकसद ही हो कि वो युवा पीढ़ी को आगे ले जाए, इंस्पायर करे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों करवाएगा और उस पर ये क्यों दोष दिया जा रहा है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर सीआरपीएफ ने उस दिन टीयर गैस नहीं चलाई होती और ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई होती तो ये कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता था। तो इसीलिए ये बहुत एक दुर्घटना, मतलब इतनी ये सैड है ये सिचुएशन कि आप अच्छे खासे एक शांति प्रिय जगह को आप एक गलत ब्रांडिंग दे रहे हो। आप यहाँ लोगों का वायलेंस की बात कर रहे हो जो कि हमेशा से ही पेट्रियोटिक और शांति प्रिय रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह हुई भारी बारिश ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जहां एक तरफ मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा और रामलीला समारोह पर इसका असर पड़ सकता है। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे यातायात बाधित हुआ और त्योहारों की तैयारियों में भी दिक्कतें आई। दिल्ली के जाकिरा अंडरपास समेत कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया और आम जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर बसपा शासित एमसीडी और प्रशासन को घेरा और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर नाकाम निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाए।
ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।